भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ श्री राजदत्त गहलोत जी हैं, जो पहले एसडीएमसी के उप महापौर थे और अब वो स्टैंडिंग कमेटी एसडीएमसी के चेयरमैन हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि एमसीडी ने इतने सालों में जो भी किया उसमें इनका कितना योगदान है, इनकी अपनी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। तो उनसे मुखातिब होते हैं। सर नमस्कार। सर आप बताएंगे आपकी कार्यकाल के दौरान आपने एज ए उप महापौर काम किया है, अब आप चेयरमैन हैं, तो पहले एज एन उप महापौर आपने क्या क्या अचीव किया है, आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं? देखिए, जिस टाइम हम लोग 2017 में चुन कर के काउंसलर बन के और साउथ एमसीडी में पहुंचे, उसके बावजूद 1-2 महीने के अंदर हम लोगों ने सर्वे किए कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं जी। और उसके लिए हम जब यहाँ की समस्याएं लेकर के और जब अखबार पढ़ते थे तो कहीं पर हम इंदौर, कहीं पर भोपाल ऐसी बातें सुनते थे कि वहाँ की एमसीडी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो हम लोगों ने वहाँ के दौरे किए और दौरे करने के बावजूद वहाँ की कार्यशैली जो सैनिटेशन की थी या गार्बेज कलेक्शन की थी या गार्बेज को ठिकाने लगाने की थी, भाई वो कैसे वो किया जाए, हम लोगों ने वहाँ से देखा। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो वहाँ से हम लोगों ने कुछ सीखा, वहाँ की एमसीडीओं से कुछ सीखा और वहाँ से कुछ एजेंसियों को हमने कांटेक्ट किया और यहाँ आकर के अब आप लोग पहले देख रहे होंगे कि यहाँ पर गार्बेज के ढेर कहीं जगह लगते थे। तो अब आप देखेंगे, मेरी बात को माने कम, प्रैक्टिकल देखें ज़्यादा, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी बुराई नहीं करेगा। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप मेरी बात ना माने, उसको फील्ड में जाकर के फिजिकली देखें तो आप गार्बेज आपको दिखाई नहीं देगा। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये है कि मोदी जी ने जब पहली बार 2014 में वो लाल किले के प्राचीर से ये कहा था कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, और एक बात सबसे बड़ी केंद्र सरकार की सहायता से हम लोगों ने इस प्रकार से ओपन में लोग सोच जाते थे, कहीं भी देखते थे। हमारे जैसे हम देहात में रहते हैं और हमारे यहाँ अनथराइज कॉलोनीज भी हैं, तो कई बार देखते थे कोई आदमी यूरिन के लिए जाए तो कोई जगह नहीं थी तो आसपास इधर उधर यूरिन भी जाता था और वो मतलब ओपन जो एरिया थे उनमें गंद फैलाते थे। तो जब मोदी जी 2014 में आए तो उसको उस बात को सिरे चढ़ते 2017 में जब हम लोग चुने गए तो एक SBM स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार ने एमसीडी को फंड दिया। उस फंड से हम लोगों ने पीटी मतलब पब्लिक टॉयलेट्स बनाए और आज आप देख रहे हैं कि कहीं भी कोई भी नौजवान, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे संस्कृति के अनुसार हमारे जब बहनें, बेटियां, महिलाएं किसी रोड से गुजरती थी और कोई आदमी इस प्रकार से शौच वगैरह के लिए जाता था या उनको भी शौच की जरूरत होती थी तो उन्होंने ओपन में जाना पड़ता था। लेकिन उसके बावजूद जब हमें SBM के तहत वो फंड मिला तो हम लोगों ने पीटीओ का निर्माण किया और आप जगह जगह देख सकते हैं, कई मेट्रो स्टेशन के नज़दीक हैं, कई स्कूल के नज़दीक हैं, कई कॉलेज के नज़दीक है, कई सरकारी दफ्तर के नज़दीक हैं, तो जहाँ कहीं बाजार के नज़दीक है। तो आज उस बात को देखते हुए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप ओपन जो में लोग जाते थे सोच, आज आपको कोई दिखाई नहीं देगा और ना गार्बेज दिखाई देगा। तो हम लोगों ने ये सबसे बड़ा, और मैं बताऊं 2017 के बाद इस स्वच्छ भारत अभियान के तहत साउथ एमसीडी को, उस समय मेयर होती थी साउथ एमसीडी कमलजीत शेराव, तो राष्ट्रपति अवार्ड मिला था। तो ये हमारा अचीवमेंट ही है। अच्छा, तो इसके अंदर महिलाओं के लिए कितने टॉयलेट बने हैं? क्योंकि लेडीज को तो बहुत प्रॉब्लम होती है। जितने भी पीटी बने हैं उसमें एक पोर्शन अलग से महिलाओं के लिए और एक पोर्शन जेंट्स के लिए, वो अलग है। जितने भी बने हैं, जैसे मैं अपने वार्ड की बात करूं तो मेरे यहाँ 9 बने हैं। कहो तो आपको गुरुद्वार का मोड़ पे है, सेक्टर 14 पे है, NSIT कॉलेज के पास है, हाउस टैक्स ऑफिस के पास है, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा पार्क के पास है, उसके बावजूद एक कम्युनिटी हॉल है, सहज कौर
कम्युनिटी हॉल ककरोला गांव के नजदीक है, वहां पर है। इधर आप देखोगे तो एक झंडा चौक बोलते हैं, उसके पास है। इस सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन से इधर जाएंगे वेगास मॉल की तरफ, तो वहां भी है। तो आपको टिप्स पे याद है वो शायद इसलिए क्योंकि जो हम जानते हैं आपके बारे में वो ये कि इस पूरे कार्यकाल के दौरान आपके बारे में एक बात बहुत फेमस है कि आप सुबह उठ के 1 घंटा नालियां साफ करते हैं खुद। यहाँ बहुत कच्ची कॉलोनी है जहाँ पर अभी खुले नालियां है, तो हमने सुना है कि आप सुबह उठकर नालियां 1 घंटा नालियां खुद साफ करते थे। और कोरोना काल में आपने सैनिटाइजेशन भी खुद किया है, ट्रैक्टर्स पे चढ़कर, और उनके जो टैंक बड़े बड़े होते थे वाटर वाले जो कैनन्स को यूज करके। तो इस दोनों के बारे में आप बताएंगे, क्योंकि ये तो एक प्रेरणा वाली बात होगी कि आप एक काउंसलर होते हुए सुबह उठकर पहला 1 घंटा नालियां साफ खुद करने में बिता रहे हैं। तो वो आपके मन में विचार कैसे आया और उसका आपको क्या फायदा दिखता है? देखिए, जिस जनता ने हमें यहाँ पहुँचाया जी। तो हम आए सेवा के लिए, तो उनकी सेवा कैसे होगी? जो सबसे प्राइमरी काम एमसीडी का है वो सफाई का है। तो हम लोगों ने देखा कि जितनी अनऑथराइज कॉलोनी है उनके अंदर एमसीडी डेवलपमेंट का कोई काम नहीं कर सकती, ना रोड बना सकती, ना नाली बना सकती, ना कोई कन्वर्ट रुकी तो वो बना सकती। सिर्फ और सिर्फ सफाई या लाइट के अंदर जो लाइट है, यानी लाइट के अंदर जो बिजली है वो भी हमारी नहीं है, वो पोल भी हमारा नहीं है। उस पोल के ऊपर लाइट लगाना, एलईडी लाइट लगाना, WSL कंपनी से, ESL कंपनी से हमने कांटेक्ट किया और हर पोल पर हमने लाइट लगाई। क्योंकि बहुत सारे हमारे डार्क स्पॉट थे, तो कई बार हमारे पास शिकायत आती थी कि रात को थोड़ा अंधेरे में हमारी माताओं बहनों की चैन स्नैचिंग वगैरह का कई बार हमारी जानकारी में आया, तो लाइटें लगाई। जहाँ तक आप सफाई की बात करें तो एमसीडी का काम सैनिटेशन का है, उसकी हम जिम्मेवारी लेते हैं और वही काम हमने करना है। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि जो मेरा सबसे पहले तो जिसको हम कहते थे ना सफाई कर्मचारी, जी जी, मैंने उसका नाम चेंज किया। हाउस में आवाज उठाई सफाई सैनिक, उसका नाम रखा सफाई सैनिक। और सफाई सैनिक के साथ खुद मैं लगता था तो उनका मनोबल ऊंचा होता था कि देखो जी, हमारे काउंसलर साहब हैं या हमारे डिप्टी मेयर साहब हैं या हमारे चेयरमैन साहब हैं, वो हमारे साथ लगे हैं, तो क्यों ना मैं भी काम करूं। वो उसमें अपनी बेइज्जती महसूस नहीं करता। सैनिक वर्ड ही बहुत प्राउड फील कराता है। तो हम लोगों ने खुद सफाइयाँ की, क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनी है, जे कॉलोनी है, छोटे छोटे 12 गज के मकान है, टॉयलेट्स, उनको जाना कहाँ है, तो उन लोगों ने कवर कर रखा नाली को। तो वहाँ से सिल्ट को निकालना, जब मैं खुद उनको तरीका भी बताता था, क्योंकि मन आदमी का तब करता है जब सब साथ में काम करते हैं। तो उनके मोटिवेशन के लिए भी हम, और काम भी, मैं बोलता था भाई ये गली मेरी है, वो गली तेरी है, दिखाओ कौन अच्छा काम करता है। तो वो लोग भी दिल लगा के काम करते थे। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ऐड किया आपने। हाँ, बिल्कुल किया, और उनका इससे बहुत साहस भी बढ़ता था और मोटिवेटेड तो होते ही थे। और मुझे ये पता लगता था कि इन लोगों की एक्चुअल समस्याएं क्या हैं, इनको क्या चाहिए, हथियार कौन सा चाहिए, इनको झाड़ू कैसी चाहिए, इनको वो डस्ट निकालने की कैसी चाहिए, वो सारी चीज़ों का जब मैंने अपने हाथ से किया तो एक्सपीरियंस हुआ और उनमें हमने तब्दीली की, और जिससे अमूल चूल परिवर्तन सफाई में आया। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कोरोना काल की, मैं बड़े दुख के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी बोल रहे थे कि 4 मशीन, मैंने देखी नहीं, टीवी में तो देखी, 4 मशीन जापान से लेके आए जिनसे सैनिटाइज करेंगे। मैं डिप्टी मेयर था साउथ एमसीडी का, मैंने 64 मशीनें लगा रखी थी। उसने कहा मैंने 4 से दिल्ली को सैनिटाइज कर दिया। मैंने अकेले साउथ एमसीडी में 64 मशीन लगाई थी, जिसके एक टैंकर के अंदर जो जेट मशीन हमने, स्प्रिंकल मशीन हमने जो लगाई, जेट से वो करते थे, तो उसमें 6000 लीटर दवाई आती थी, जिसको मैं खुद बैठ करके, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं पैरामिलिट्री में काम किया है, तो उस ट्रेनिंग, हमने वो ट्रेनिंग मेरे काम आई। तो हम उसका गन पकड़ के, वो जेट जो लगता था पाइप में, वो बड़ा हैवी होता था, मेरे हाथों में अब भी निशान है। आपकी चोट भी लगी थी, मैंने सुना था कि तो उसमें हम सैनिटाइज करते थे, डोर टू डोर जाके हमने, जहाँ वो जा पाया टैंकर तो टैंकर से किया,
जहाँ ट्रैक्टर जा पाया ट्रैक्टर से किया, जहाँ पर ये दोनों चीज नहीं जा सकती थी तो वहां तो पिट्ठू लगा के अपनी पीठ पे, और साथ में हमारे सैनिक होते थे। जी जी। तो हमने सैनिटाइज किया, और इस दिल्ली को अगर रेड जोन होने से किसी ने बचाया तो एमसीडी का मेरा सैनिक, मेरा कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक। अब एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा जी सर। कि केंद्र सरकार ने ये कहा कि भाई किसी को भोजन की कमी नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने राशन दिया, और उस राशन को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक थैला छपवाया, अपना फोटो लगाया, उसके अंदर डाल लिया। किस लिए? कि ये पता लगेगा कि ये केजरीवाल साहब ने दिया है। हमें कोई भी, क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री है। और टीचर किसके थे? एमसीडी के। स्टाफ डिस्ट्रीब्यूशन किसका कर रहा था? एमसीडी का है जी। और एक बात मुझे बड़े कष्ट के साथ बतानी पड़ रही है, और मैं मुख्यमंत्री जी से ये जानना भी चाहता हूं कि दोगला व्यवहार क्यों? जब डिजास्टर मैनेजमेंट शुरू हो जाता, आपातकालीन शुरू हो जाती है, तो पूरी दिल्ली चीफ सेक्रेटरी के अंडर होती है, दिल्ली सरकार के अंडर होती है। हमें डीएम साहब से ऑर्डर मिला, एसडीएम साहब से ऑर्डर मिला कि इतने हमारे हॉर्टिकल्चर के कर्मचारियों को ट्रांसफर करो इस काम के लिए, दिल्ली सरकार के काम के लिए। हमारे सफाई सैनिकों का ऑर्डर मिला कि आप खाना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बना हुआ खाना। हमारे टीचर्स को हुक्म मिला कि आप डिजास्टर मैनेजमेंट, आप सब दिल्ली सरकार के अंडर आकर के और सूखा राशन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि जिसकी कोरोना से ड्यूटी करते हुए या इस जो संक्रमित बीमारी से या इसके कारण किसी की डेथ होगी तो हम 1 करोड़ रुपए देंगे। क्या वो एमसीडी का कर्मचारी जब डिजास्टर मैनेजमेंट है तो क्या वो वहां ड्यूटी कर रहा है और उसकी डेथ हो जाती तो उसको 1 करोड़ रुपए नहीं चाहिए? क्योंकि वो डिजास्टर मैनेजमेंट में काम कर रहा है, दिल्ली सरकार के अंडर काम कर रहा है, तो उसको देना चाहिए। लेकिन नहीं, हमारे कितने कर्मचारी, कितने टीचर, कितने हमारे सिपाही सैनिक, कितने डॉक्टर्स, कितने हमारे आपको बताऊं मैं नर्सिस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सब काम करते करते उनकी डेथ हुई। आज तक उनका नाम तक नहीं पूछा केजरीवाल सरकार ने कि वो 1 करोड़ रुपए देंगे ना। वो फिर ये तो एमसीडी का है, ये तो कॉरपोरेशन का है, ये तो दिल्ली सरकार का है ही नहीं। अरे ये दोगला व्यवहार, भारत का नागरिक है। और तो हम डेफिनेटली उनके लिए कुछ किया होगा। नहीं, हमने जो एमसीडी का, पहली बात तो ये है कि दिल्ली सरकार 13,000 करोड़ तो पिछले महीने तक था, 13,000 करोड़ तीनों एमसीडी का दिल्ली सरकार फंड नहीं दे रही। ये सातिर दिमाग है कि एमसीडी को बदनाम कर दो। अब बात रही आपकी, आपने मेरे से पूछे नहीं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा पॉल्यूशन, दिल्ली में पॉल्यूशन, उन्होंने चौराहे पर खड़े कर दिए भाड़े के कर्मचारी। युद्ध कोरोना काल में एक भी ना तो आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता, ना ही कर्मचारी, ना अधिकारी, डीएम और एसडीएम तो जरूर मॉनिटरिंग कर रहे थे, बट उनके ना कोई नेता, ना कोई एमएलए। हमें दिखाई नहीं दिया। दिखाई दी तो एमसीडी पब्लिक से आप पूछ सकते हो, जितना भी दिया। अब ये थोड़ा है कि एक ही खिड़की, वही गमला, वही 10 मिनट, वही 10 दिन। क्या उसी गमले में डेंगी है या उसी खिड़की में इससे डेंगी खत्म होता है? क्या मेन पावर है उसके पास? मुख्यमंत्री जी के पास क्या मेन पावर है कि उसने डेंगी खत्म कर दिया, क्या कोरोना खत्म कर दिया? झूठ बोलते हैं। हमारे पास पर डे डेथ, नेचुरल डेथ, कोरोना डेथ और सस्पेक्टेड डेथ, इसका रिकॉर्ड आता है शमशानों से, हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट आता है। वो झूठ बोलते हैं, डेथ पे भी झूठ बोलते हैं। देश के साथ ऐसी गद्दारी कि पब्लिक को बताएं, नेचुरलिटी बताएं। और जहां तक मैं आपको बात कहूं, कोरोना में अमित शाह जी ने, देश के गृह मंत्री जी ने खुद जब कमान संभाली तो एक कंट्रोल में आया था। उसके बावजूद जब उन्होंने फिर ढीला छोड़ दिया कि अब कंट्रोल में है, मुख्यमंत्री संभाले, तो फिर बढ़ना शुरू हो गया। पॉल्यूशन की जहां तक बात मैं बीच में बोल रहा था, जितनी अनऑथराइज कॉलोनी है बहुत सारी, जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव था तो उन्होंने उनको खोदना शुरू कर दिया कि हम सीवर डालेंगे, पानी डालेंगे। मेन ट्रंक कहीं नहीं है, कहाँ जाएगा वो? सबकी खुदाई कर दी।
अप्रूव्ड कॉलोनी की कर दी। जब एक आदमी ये लगवाता है नल तो 1800 रुपये जमा होते हैं उसके एमसीडी के नाम के, रोड कटिंग। सारी कॉलोनियां काट दी, कोई पैसा नहीं दिया, एक भी पैसा, आरआर कट बोलते हैं उसको, एक भी पैसा दिल्ली सरकार ने एमसीडी को ट्रांसफर नहीं किया। आज वो गुम, चुनाव गुम, एमएलए गुम, काम भी गुम। अब उससे क्या कर रहे हैं हमारे जो सैनिक है वो आगे बताते हैं कि साहब झाड़ू लगाते हैं तो धूल उड़ती है, पोल्यूशन होता है, नहीं लगाते हैं तो कूड़ा फैलता है, समस्या बड़ी भारी आई। तो इसका तो क्या सलूशन है? इसका सोल्यूशन क्या है? दिल्ली सरकार को हम कह रहे हैं भाई इसको रिस्टोर करो, जी, इसको रिस्टोर करो। और इसको देखते हुए एज ए स्टैंडिंग कमेटी साउथ एमसीडी मैंने एक प्रस्ताव पास किया है अभी कि जिस प्रकार से हमारे पास इलेक्ट्रिकल कार है या स्कूटी है, हमें दूर जाना है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी स्कूटी वापस जाएगी नहीं क्योंकि इसमें इतना बैटरी है। तो हमने एक पॉलिसी पास की है कि हम जगह जगह पर जिस प्रकार से पेट्रोल पंप है ऐसे इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे। अच्छा, हाँ, जिससे क्या होगा कि हम कार लेकर वहां चले जाएंगे कि आगे स्टेशन है करेंगे, और उस पर स्पेयर बैटरियां भी होंगी अगर बहुत जल्दी है किसी को, और नॉमिनल चार्ज हो। इसी प्रकार से पोल्यूशन को रोकने के लिए हमने जिस प्रकार से हमारी डेयरी कॉलोनी है, डेयरी हम ऐसी मशीन लगाएंगे अभी ट्रायल पे मैंने अभी पास किया है कि उस गोबर से गोबर के लट्ठे बनेंगे। जब गोबर के लट्ठे बनेंगे तो जो हम क्रिमिनेशन करते हैं या जहां भी आंच की जरूरत होती है तो हम उस गोबर के लट्ठे से उस काम को करेंगे, क्रिमिनेशन उससे करेंगे, हर शमशान पर पहुंचाएंगे। हाँ, तो जिससे जंगल भी कम कटेगा, पेड़ भी कम कटेंगे, पोल्यूशन हमारा जो एनवायरनमेंट हो कम खराब होगा। धुआं, गोबर का धुआं नुकसानदायक नहीं होता, लकड़ी का धुआं नुकसान, उससे बड़े लाभ होंगे। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि आप, दिल्ली की जनता ने चुना है आप लोगों को, और आप जनता की सेवा करें, फालतू के विज्ञापन दे करके झूठ बोल करके जनता को ना ठगे। पीछे आपने ठगे। अच्छा, इसमें बताओ भ्रष्टाचार की बात, अभी मैं पेपर पढ़ता हूँ तो इन्होंने कोई अपने प्रवक्ता बनाए हैं, वो डेली झूठ बोलते हैं। वो प्रवक्ता नहीं है, वो झूठ वक्ता है जी। कोई पाठक जी हैं हमारे, वो क्या बोलते हैं, इतनी झूठ बोलते हैं। मैं कहता हूँ, प्रूफ के साथ कहता हूँ, क्या भाई महिला डीटीसी की बस में अगर फ्री हैं तो टिकट क्यों? वो फ्री है ना, टिकट क्यों? पास बना के दे दो, पास बना दो कि भाई महिला का पास 1 मिनट में मिला, महिला आप, हाँ ये एड्रेस है, पास ये लो, आप कहीं जाओ। टिकट क्यों? उससे 2 काम करते हैं भ्रष्टाचार। किस प्रकार का कि टिकट पे तो केजरीवाल का फोटो, और शाम तक उस बस में महिलाएं गई 50, और शाम को बैठ के एक तरफ और 150 टिकट फाड़ के नाली में डाल दी। तो सरकार से तो 200 के गए ना पैसे, 150 के पैसे केजरीवाल सरकार खा रही है, प्राइवेट उस पर। ये है भ्रष्टाचार, प्रूफ है। टिकट क्यों भाई? पास बनाओ, गलत तो नहीं बोला मैं, टिकट मत दो, पास दे दो। तो इसलिए ये लोग झूठ बोलते हैं। इनका पेपर में इतना बड़ा जो विज्ञापन आता है, मैं थोड़ी देर पहले बोला था चौराहे पर युद्ध, काहे से युद्ध है भाई? जनता की सेवा के लिए चुने, युद्ध काहे का है रे? किससे युद्ध है? उस पैसे को जनता की सेवा में लगाएं तो अपने आप जनता समझते हैं। तो मैं कहूँगा कि साउथ एमसीडी, ईस्ट एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी, अभी हम देख रहे थे नॉर्थ एमसीडी में तन सैलरी तक के पैसे नहीं, ईस्ट एमसीडी में सैलरी तक के पैसे नहीं। तो क्यों नहीं देते? देना चाहिए, उसका हक है। जितना जीएसटी का पैसा है उसका जितने % एमसीडी का बनता है दे देना चाहिए। उसमें क्या है, देना चाहिए। एजुकेशन का देना चाहिए, इसका सैनिटेशन का वो है, देना चाहिए। जिस वक्त दिल्ली में इसकी सरकार आई थी उस वक्त पब्लिक का कितना था, कितनी पब्लिक थी? उसके बाद तो बढ़ी है ना, पब्लिक बढ़ी है, क्षेत्र बढ़े हैं, तो यार्ड स्टिक जिस हिसाब से एक सफाई सैनिक को लगाया जाता है या गार्बेज उठाने वाले को लगाया जाता है, उस हिसाब से इन लोगों ने फंड देना चाहिए कि भाई इतने सैनिक और बढ़ा लो, करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये दिल्ली की सरकार सिवाय झूठ के
देखो जी, गरीब आदमी को पेट दिखाई देता है कि पहले मेरा पेट भर जाए, वो देश की बाद में सोचता है, वो देश की बाद में सोचता है। तो इन लोगों ने लोगों को ऐसी झूठ में फंसाया कि आपको बिजली फ्री मिलेगी। कहाँ मिलेगी भाई? 2 महीने में बिल आता था, हर महीने आता है। अब लोग कह रहे हैं जी 10-10 हजार रुपये बिल आ रहा है, पहले 0 दे दिया। ये बस का किराए का है, मीटर का, पानी का है, पानी के मोटे मोटे बिल आ रहे हैं लोगों के पास, पानी मिल भी नहीं रहा। दूसरी बात, इस कॉलोनी में या गांव में जहां भी सीवर नहीं है, वो सीवरेज चार्ज लग के बिल आ रहे पानी। तो देखिए ना आप लोग, तो ये दिल्ली सरकार है, ये नाकाम है। बाकी भाई जनता ने उनको चुना है तो जनता का काम उन्हें करना चाहिए। हमें अगर कॉरपोरेशन में चुना है तो अभी आप बता रहे थे, और जिसकी मतलब मेरे को बहुत सारी जगह से इन्फॉर्मेशन भी है, शाबाशी भी है कि भाई खुद हम काम करें, जनता की सेवा करें, क्योंकि चुने ही सेवा के लिए हैं। और मुख्यमंत्री जी, आपने एक चीज देखी, पूजा करने गए थे अक्षरधाम मंदिर, उस दिन उसकी ड्रेस देखी, कितनी फाइन ड्रेस थी, जूते देखे, लेकिन जब जनता के बीच ड्रामा करने जाते हैं तो वही चप्पल और वही एक शर्ट का धागा खींच लेते हैं, ऐसे ऐसे हो जाते हैं। और जिस टाइम वहाँ वो पूजा कर रहे होते हैं तो पता नहीं क्या बात थी, तो वो कह रहे थे, वो आरती में कहते ना, तेरा तुझको देते, मतलब तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, एक आरती गाते हैं। उसकी बीवी ने ऐसे कोनी मारी, आप टीवी में देखेंगे। ये कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, क्या है कि तेरा तुझको देते दिल धड़के मेरा, वो है ना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। केजरीवाल जी कहते हैं कि तेरा तुझको देते दिल धड़के मेरा, साउथ एमसीडी, ईस्ट एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी के लिए। तो इसलिए ये दिल्ली की सरकार, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस जनता ने जिसने चुना है उसको सद्बुद्धि दे, इस जनता की सेवा करे। सर, आप जनता के नेता के तौर पर फेमस हैं, इस एरिया में तो बहुत फेमस हैं आप, क्योंकि आप खुद ज़्यादातर काम खुद ही करते हैं, सड़कों पे खुद उतरते हैं। पर मैं आप एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी हमारे देश के भविष्य को लेकर। बच्चा देश का भविष्य है, ये तो आप भी मानते होंगे, ठीक है? तो अपने कार्यकाल के दौरान आपने स्कूल्स में क्या चेंजेस किए हैं? एमसीडी के स्कूल्स में कुछ बताना चाहेंगे आप लोगों को कि उनका कॉन्फिडेंस प्राइवेट स्कूल से हटकर गवर्नमेंट एमसीडी स्कूल्स की तरफ जाए? देखिए, अभी मैं इसी वर्ष का आपको एक उदाहरण बताऊंगा, जबकि कोरोना काल है। एक पिछले महीने की 8 तारीख तक 1,15,000 नए बच्चों का एडमिशन हुआ, 1,15,000 बच्चों का नया एडमिशन। हमने ड्रेस को पब्लिक स्कूल जैसा किया, हमने एक दिन स्कूल में बच्चों को बैग लेस किया, कि बैग लेस उस दिन बच्चे वो लेके नहीं आएंगे। और अब कोरोना काल है तो हम ऑनलाइन उनकी पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों की सारी पढ़ाई ऑनलाइन, टीचरों की ड्यूटी है। वो जब ज़्यादा कोरोना का वो था तो 50% टीचर हमारे स्कूल में आकर के ऑनलाइन पढ़ाते थे घर से। अब हमने एक स्कीम बनाई है कि इस प्रकार के जो स्कूल में बच्चे नहीं आते उनको भी उनके माँ बाप से संपर्क करके, अगर उनके पास स्मार्टफोन है तो उसके द्वारा उनको वहीं से एजुकेटेड किया जाए। प्राइमरी शिक्षा मस्ट है, सबसे पहले है, और वहाँ से उसकी नींव रखी जाती है। और देश का भविष्य वहीं से, देश के भविष्य का निर्माण या देश का निर्माण वहीं से शुरू होता है। और जो एमसीडी के टीचर बाखूबी, बड़ी कुशलता से उस काम को पूरा कर रहे हैं। सर, अब एक ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी जो थोड़ा सा अटपटा है कुछ लोगों के लिए, पर पशु प्रेमी बहुत खुश हो जाएंगे उससे। ये हमारा जो नजफगढ़ जोन है, इसमें बहुत सारी गौशाला हैं, डेयरीज हैं, तो बहुत बारी हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे बछड़े जो हैं वो सड़क पे डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं या वो घूम रहे होते हैं। तो उसके लिए ना बहुत दिक्कत होती है उन्हें, वो किसको अप्रोच करें? तो आप बता सकते हैं, ताकि एक आम साधारण, क्योंकि अब आपकी इंटरव्यू तो फेमस हो जाएगी, तो एक आम साधारण इंसान जिसे ये नहीं पता कि एनिमल वेलफेयर क्या है, या वो उसके घर के बाहर बछड़ा 4 दिन से देख रहा है, वो कुछ करना चाहता है पर उसे नहीं पता क्या करे, तो उस केस में क्या किया जा सकता है? क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि एमसीडी की ही उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है, तो आप थोड़ा सा जागरूकता के लिए बता दीजिए कि उस केस में क्या किया जा सकता है। देखिए, मैं बताऊंगा आपको, हमारी बहुत सारी गौशालाएं हैं। अच्छा। लेकिन क्या है कि देखो, मौलिक अधिकार के साथ मौलिक करते हुए भी मेरी गाय है तो मैं उसको अपने घर पर रखूं,
लेकिन हम छोड़ देते हैं। जिस टाइम उसको पकड़ के ले जाते हैं तो कुछ राजनीतिक दल उसका उल्टा प्रचार करते हैं। देखो जी, कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो गऊ को उठा लेगी, वो गऊ प्रेमी भी अपने आप को कहते हैं, और वो उनके साथ पता नहीं कहाँ गए, अत्याचार करते हैं, ये करते हैं, और फिर मालिक आते हैं, मालिक उसको छुड़वा के ले आते हैं, अगले दिन फिर छोड़ देते हैं। और ये थोड़ा सा अब कोरोना में ऐसे बढ़ा है कि केजरीवाल जी फंड तो दे नहीं रहे। जो फंड साउथ एमसीडी के हिस्से आता है, जो उसको देना होता है गौशाला को पर हेड, तो वो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार एक भी पैसा हमें ट्रांसफर नहीं कर रही। इतने फंड की दिक्कत के बावजूद भी साउथ एमसीडी बादस्तूर अपने काम चला रही है। ये दिल्ली सरकार ना देने के बावजूद, फंड ना देने के बावजूद, जहाँ तक है हमें जहाँ भी पता लगता है कि भाई इस तरह से किसी एनजीओ का या किसी पब्लिक के या आदमी का फोन आता है कि भी इस तरह गौएं वहाँ घूम रही हैं, बछड़े जो है ना, एक्चुअली ना वो क्या है कि लोग छोड़ देते हैं। गाय बछिया हो तो रख देते हैं, लेकिन बछड़े को बाहर छोड़ देते हैं। तो हमारा मौलिक करते हुए भी कि उसका भी लालन पालन करें, उसको भी पर जो नहीं करते तो उसका क्या किया जाए, किसको कंप्लेन की जाए, किसे बोला जाए? तो उसके लिए हमारा एक नंबर है, उसको फोन करो। वो नंबर मुझे अभी ऐसे तो याद है, कंट्रोल रूम का नंबर, हम नीचे प्रिंट कर देंगे। अरे कंट्रोल रूम का नंबर है जी, वो मुझे अभी याद नहीं है, क्योंकि अलग अलग कंट्रोल रूम के अलग अलग नंबर डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो वो नंबर ना तो मेरा तो है, आप मेरा ले लीजिए, लिखा हुआ है, हर जगह लिखा है, मेरे को करो, मैं आपका समाधान करूंगा, क्योंकि हम चुने ही पब्लिक के समाधान के लिए हैं। अच्छा, जैसे इंदौर नगर निगम है, इसने क्या कर रखा है, वहाँ की नगर निगम ने, जो मैंने देखा था एक वीडियो, अब मुझे नहीं पता वो कितना सही था कितना गलत था, उन्होंने वहाँ के जो कुत्ते होते हैं, डॉग्स, आवारा कुत्ते, उसके लिए बोरी में बेड्स बनवा के जगह जगह बिछवाए हैं, उसके ऊपर लिखा भी हुआ है इंदौर नगर निगम। ठीक है, कुत्ते का बिछोना, नीचे इंदौर नगर निगम। तो ऐसा कुछ प्लान क्या हमारी दिल्ली में भी एमसीडी कर रही है? मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत है जी, तो डॉग प्रेमी भी बहुत हैं। जी जी जी। तो अगर उनको उठा के हम एक, जैसे गौशाला है, ऐसे एक कुत्ते की एक एरिया द्वारका में, कहीं गोयला में ऐसे बना रहे हैं कि यहाँ पर ये लोग ये इकट्ठे रहे। अच्छा। लेकिन कुछ ऐसे कुत्ता प्रेमी हैं कि उनको कहीं खाना डालते हैं, अब उनको वहाँ से उठाते हैं तो उनको ये लगता है पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। ठीक है ना, तो वो अभी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कुत्ते का या जो भी जीव जंतु है, हाँ, तो वो उसके लिए हम व्यवस्थाएं। नहीं तो हम एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं आम साधारण लोगों से कि वो खुद भी अगर उनके आसपास ऐसे कोई जीव हैं तो उनकी ध्यान रखें या उनकी केयर करें। देखिए, इसमें हम लोग एक काम करते हैं कि उस कुत्ते को ले जाते हैं, उसको स्टेरलाइज करके वहीं पर छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन क्या है कि जब वो स्टेरलाइज हो जाता है तो वो ज़्यादा तीखा हो जाता है। अच्छा। हाँ। जबकि कहा यह जाता है कि स्टेरलाइज होने के बाद वो काम हो जाता है, काम डाउन हो जाता है, उनकी लड़ाई कम होती है। तो ये नहीं नहीं, अच्छा। हाँ, लड़ाई उनकी कम होती है, लेकिन वो पब्लिक में अच्छा। उसको ये हो जाता है कि इसने मेरे साथ कुछ किया है। अच्छा, अच्छा। और वो काटना शुरू करता उसका विश्वास कम हो जाता है है। हाँ, इंसान पे। इंसान। तो इसलिए हम लगे हैं इस काम में। जी, लेकिन अभी तो कोरोना से भी लड़ना है, दिल्ली सरकार भी फंड नहीं दे रही है, बहुत सारी हमारी समस्याएं गली नालियों की है जो इसने खोद कर डाल दी। इसमें लगे हैं, सब कार्य हम बाखूबी करेंगे। लेकिन ये प्रार्थना है आपके चैनल के माध्यम से कि केजरीवाल समझे तो हमारा फंड रिलीज करें। तो आपसे बात करके हमें ये लगा कि जो भ्रष्टाचार के आरोप एमसीडी पे लगते हैं वो सिर्फ लगाए जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे काम एमसीडी ने किए हैं जो अभी तक लग रहा था कि असंभव है। जैसे आपने अपने एरिया में अब स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होने के बाद आपके लिए सबसे मेन चैलेंज क्या है? मेन चैलेंज कुछ नहीं होता जी, चैलेंज समझता है जो कर ना पाए। जी, अच्छा। हाँ, हम चैलेंज समझते नहीं, हम काम करने में विश्वास करते हैं। चैलेंज नहीं, काम करना है। चैलेंज तो तब होता है ना जब ये हो कि मेरे मन में ही मैं नहीं कर सकता, इसको चैलेंज मान लूं तो मन टूट जाए। हम लोग चैलेंज समझते ही नहीं, हम काम को काम समझते हैं कि वो हमने काम करना, ये चैलेंज नहीं है मेरे लिए। हाँ, और जहाँ तक बात
हमने काम किए तो हम इतने पार्क्स देखेंगे, एक से एक प्रैक्टिकल देखो, जाकर के देखो ना कि पोल्यूशन को रोकने के लिए हमने कितने पेड़ लगाए, कागजों में नहीं, फिजिकली। तो कितने पार्क हमने डीडीए से लैंड ट्रांसफर करा के उसमें लगाए हैं। आप प्रैक्टिकल देखो, जाओ, और सूखा कूड़ा, गिल्ला कूड़ा, उसको अलग अलग करा के, गिल्ले कूड़े से हम गैस बनती है, गैस से बिजली बनती है, और उसको हम एमसीडी में सप्लाई करते हैं। अच्छा, जैसे पेड़ लगाने का काम है, ये एक इंसान या एक डिपार्टमेंट नहीं कर सकता, इसके लिए लोगों को भी जोड़ना पड़ता है। लोग मिलकर ऐसा काम कर सकते हैं क्योंकि कई लाख पेड़ चाहिए। तो आप कैसे उनको अपने साथ जोड़ते हैं, कैसे वो आपको फॉलो करने लगते हैं? ऐसा क्या करिश्मा है आप में कि लोग आप जो भी काम करते हैं उसके साथ साथ वो आपके साथ हो लेते हैं? ये देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा संगठन जो भारतीय जनता पार्टी है, जब वो एक सैनिक तैयार करते हैं कॉरपोरेशन में, तो एक मंत्र देते हैं, पैर में चक्कर, अच्छा, मुंह में शक्कर और दिल में आग। ओके। पैर में चक्कर का मतलब है जनता की सेवा में घूमते रहे, मुंह में शक्कर, मीठे बोलते रहो, हाँ जी, और दिल में आग, काम करने का जुनून कि ये काम हमने करना है। तो इसलिए हम उस संगठन से जुड़े हैं जो काम करने में विश्वास करता है। चैलेंज कहो तो हम चैलेंज स्वीकार करने में विश्वास भी करते हैं। जी। अच्छा, तो अभी हमने देखा आज की एक नई चीज जो पता लगी वो ये लगी कि जो सफाई कर्मचारी है वो यहाँ पर सफाई सैनिक है। और सर खुद जो है वो सैनिक बनकर नाली भी साफ करते हैं, कोरोना के लिए सैनिटाइजेशन भी करते हैं, और हर वो काम करने को तैयार हैं जिससे हमारी दिल्ली एक बेहतरीन राजधानी बनकर सामने आए। स्कूल्स में बहुत काम कर रहे हैं। स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस, जो मुझे नहीं पता था, शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों की भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि अभी तक तो दिमाग में यही था कि प्राइवेट स्कूल्स वाले ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो सर ने इतना सब कुछ जो किया है उसके लिए हम इनके आभारी हैं, और हम इन्हें धन्यवाद कहेंगे अपना टाइम देने के लिए और जनता के सेवक बनकर नेता का काम करने के लिए। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका, थैंक यू।